जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है? जी ठीक है मैडम, शुरू कर लें। ठीक है। जी जी सर, प्लीज स्टार्ट कीजिए। ये शोर भी आ रहा है, किसी की और भी आवाज़ें आ रही है, आपके उधर से ही आ रही है? नहीं नहीं सर, वो नहीं आएगी, वो मेरे बैकग्राउंड से हरी ऑफिस से आवाज़ आ रही है। अब आप स्टार्ट अच्छा, करें, मैं इसे म्यूट कर रही हूँ। जी ठीक है मैडम, ओके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमने एक नया टॉपिक शुरू करना था, दैट इज़ कंपटीशन पॉलिसी। तो कंपटीशन पॉलिसी क्या है और उसके को कैसे जो है ना उसको उसकी अप्रोचेज़ हैं वो हम लोगों ने देखनी है। तो कंपटीशन पॉलिसी की डेफिनेशन ज़रा देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कंपटीशन पॉलिसी इज़ अ सेट ऑफ लीगल रेगुलेशंस। कंपटीशन पॉलिसी, ये देखें ज़रा, इज़ अ सेट ऑफ लीगल रेगुलेशन stemming from competition law that seeks to prevent firms from engaging in the abuse of monopoly positions in the market। ये पहली चीज़ तो ये है कि ये जो कंपटीशन पॉलिसी है इसको हम एंटी ट्रस्ट लॉ भी कहते हैं। ठीक है जी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, ये कंपटीशन पॉलिसी लीगली कुछ रेगुलेशंस होती हैं, यानी सेट ऑफ लीगल रेगुलेशंस होता है, और वो कंपटीशन लॉ से ये चीज़ सामने आती है। असल में गवर्नमेंट ये चाह रही होती है कि लोग यानी प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट ना करें। प्रोड्यूसर्स को भी एक्सप्लॉइट करते हैं, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कंज्यूमर्स को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। ये एक्सप्लॉइटेशन की जो एलिमेंट है उसको ख़त्म करने के लिए या उसको कम करने के लिए हर मुल्क ये कोशिश करता है कि वहाँ पर कंपटीशन की फ़िज़ा जो है वो बरकरार रहे, लोग आपस में कंपटीशन के ज़रिए जो है ना वो आगे बढ़ें, रादर देन के वो लोग मोनोपलाइज करें। तो अगर अब्यूज़ ऑफ मोनोपोली पोजीशंस वो करेंगे मार्केट में, तो फिर वो क्या करेंगे? ज़ाहिर सी बात है, आपने पीछे भी पढ़ा है, मोनोपोली के हवाले से मैंने भी आपको डिस्कस किया था, वो कार्टेल बना लेते हैं या क्लूसिव प्रैक्टिसेस शुरू कर देते हैं। तो दो चीज़ें तो वो प्रॉपरली करते हैं ना मोनोपोलिस्ट जो होते हैं। एक तो आपने पढ़ा था को रिस्ट्रिक्ट करते हैं सप्लाई को, सप्लाई कम कर देते हैं, और फिर दूसरी चीज़ ये कि वो कीमतों को ज़्यादा जो है वो कर देते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं, यानी एक तो कीमतें ज़्यादा चार्ज करना और दूसरा जो है वो क्या करना, सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर देना। ये ज़रा आप इसकी डेफिनेशन दोबारा पढ़ें। अच्छा जी, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर किसी सोसाइटी के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर लोग अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो गलत इस्तेमाल का क्या मतलब है कि वो कीमतें ज़्यादा चार्ज करते हैं, या वो क्या करते हैं वहाँ पर सप्लाई कम कर देते हैं, या कार्टेल बना लेते हैं, या कोई कोल्यूजन कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि ना तो नए फर्म्स मार्केट में आ सकें, और वो फिर एक्सप्लॉइट करते हैं कंज्यूमर्स को, उनसे हाई प्राइस चार्ज करते हैं। इस चीज़ को कवर करने के लिए हर मुल्क जो है वो कंपटीशन लॉ बनाता है, कंपटीशन लॉ, और उस कंपटीशन लॉ में वो कंपटीशन पॉलिसी जो है वो दी जाती है, और उसमें लीगली रेगुलेशंस होती हैं, रेगुलेट करती है गवर्नमेंट कि उससे क्या करें कि फर्म्स जो हैं उनको रोका जा सके। किस चीज़ से रोकना है? कि वो मोनोपोली पोजीशन ना अख्तियार करें मार्केट में, यानी मोनोपोली पोजीशन मींस
कि मोनोपोली के जो डीमेरिट्स हमने पढ़े थे ना पिछले लेक्चर में, वो ना करें। वो क्या क्या हैं वो ज़रा आप दोबारा से देख लीजिए कि क्या क्या करते थे। ये वाली बातें थी कि वो तो यानी आर्गूमेंट्स अगेंस्ट द मोनोपोलीज जो थे, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो करते हैं। यानी वो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ नहीं करते हैं, फिर मार्केट में आउटपुट कम बेचते हैं, कीमत ज़्यादा चार्ज करते हैं, है ना। और फिर वो क्या करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करते हैं, फिर वो स्टिफ कंपटीशन करते हैं, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मोनोपोली पोजीशंस हैं। और जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, और बैरियर्स टू एंट्री भी होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो उससे वो कोलिजन भी करते हैं, एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है वो कंपटीशन पॉलिसी लेके आती है। और इसका मतलब ये होता है कि लोगों को यानी प्रोड्यूसर्स को इस बात पर मजबूर करना कि आप एक दूसरे के साथ कंपटीशन करें, क्वालिटी बेहतर दें और कीमत कम पे बेचें, ताकि जो है वो कंज्यूमर को फ़ायदा हो, उस कम्युनिटी को फ़ायदा हो, और आप इंटरनेशनली भी वो उस चीज़ को बेच सकें, ताकि आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी प्राइस बेहतर है, तो आप दुनिया में भी compete कर सकते हैं। तो कंपटीशन पॉलिसी का मकसद ये है कि लोग एक दूसरे प्रोड्यूसर जो हैं वो मोनोपोलाइज ना करें अपनी पोजीशन को, और सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट ना करें, कंपटीशन को बढ़ने दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चीज़ सामने आए। तो कंपटीशन को रोकना नहीं है, कंपटीशन को बढ़ाना है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर होगा फर्म्स का, वहाँ पर कंपटीशन पॉलिसी जो है वो आएगी, और कंपटीशन लॉ जो है उस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा आके। पाकिस्तान में पहले एक इदारा हुआ करता था, उसे हम कहते थे MCA। MCA कहते हैं मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी, ये पहले नाम होता था। तो इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि मोनोपोली को कंट्रोल करना है, कि क्योंकि मोनोपोली के डीमेरिट्स हैं, अभी आपने पढ़े भी हैं, मोनोपोली होने से क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं। तो मोनोपोली को कंट्रोल करने की पाकिस्तान में अथॉरिटी थी। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया CCP। इसका नाम MCA से चेंज करके CCP रख दिया गया, और इसका मतलब है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो इदारा वही है लेकिन नाम चेंज कर दिया गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम क्या है कि वो देखे कि कहाँ कहाँ पे, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि कंसंट्रेशन ऑफ द फर्म्स, कि कितनी चंद फर्म्स जो हैं वो कितना मार्केट शेयर ज़्यादा कवर कर लेती हैं, तो वो मार्केट में कंसंट्रेट कर जाती हैं। तो उस चीज़ को रोकना है। तो कंसंट्रेशन रेशो जब सामने आ जाएगी कि यहाँ पर चंद फर्मों के पास मार्केट का 70% शेयर है, 30% शेयर है, या जितना भी है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो आती है, क्योंकि जिसका शेयर बढ़ जाता है ना मार्केट में, वो फिर उस मार्केट में क्या करता है, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है और सप्लाई कम करना शुरू कर देता है, और प्राइसेस को बढ़ाना शुरू कर देता है, और दूसरी नई फर्म्स को भी मार्केट में आने से रोकना शुरू कर देता है। ये सारी एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर होता है। इसको रोकने के लिए कंपटीशन पॉलिसी आती है। तो कंपटीशन पॉलिसी का मतलब है कि ऐसे लॉज बनाए जाएं, इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉज हो, जिसमें एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर जो है ना फर्म का, उसको रोका जा सके। तो गवर्नमेंट जो होती हैं या रेगुलेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रोकते कैसे हैं। वो पहला तरीका ये है कि गवर्नमेंट जो होती है वो कोर्ट्स के थ्रू उनके ऊपर जुर्माने आयद करवाती हैं जो इन लॉज को तोड़ते हैं। अब लॉज में क्या लिखा हुआ है कि आप सप्लाई रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, आप बैरियर्स टू एंट्री क्रिएट नहीं करेंगे, आप मींस फर्म्स जो हैं, फर्म्स एक दूसरे के सप्लाई नहीं रोकेंगे, कीमत ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्वालिटी बेहतर देंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। इसको अगर कोई रोकता है,
इसको कोई अगर तोड़ता है इन इन लॉज को, तो फिर उनके ऊपर पहला चीज़ ये है कि उनके ऊपर फाइन किए जाते हैं। या फिर और वो ये करने की पोजीशन में कब आता है, जब उसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब मार्केट शेयर ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस पोजीशन में आ जाता है कि वो किसी भी फर्म के ऊपर कब्जा कर ले, यानी एक्विजिशन कर ले, मर्जर कर लेता है। तो मर्जर भी हमने पढ़ा था, मर्ज कर जाता है, एक और छोटी फर्म को भी खरीद लेता है, बड़ी मछली बन जाती है ना। जब बड़ी मछली होती है वो छोटी मछलियों को खा जाती है। तो उससे ये होता है कि फिर वो कहता है अब मैं ही मैं हूँ अकेला इस मार्केट के अंदर। तो वो फिर कंज्यूमर की तरफ रुख अख्तियार करता है और फिर कंज्यूमर को वो चीज़ कम क्वालिटी पे देता है और फिर कीमत भी ज़्यादा चार्ज करता है। इन चीज़ों को रोकने के लिए कंपटीशन पॉलिसी होती है, या कंपटीशन लॉ होता है जो कहता है कि ऐसी चीज़ें ना करें। और फिर अगर कोई करता है तो उनके ऊपर फाइन किए जाते हैं, उन फर्म्स के ऊपर, या फिर उन फर्म्स को ही ब्रेक कर दिया जाता है, छोटी छोटी फर्म्स बना दी जाती ताकि उसका उसका असर खत्म हो जाए। या फिर उसका जो शेयर ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं वो दूसरी फर्म्स को भी बता दिए जाते हैं, ताकि जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी मछली बनी है या इतनी बड़ी फर्म बनी है, उसको उसके सीक्रेट्स बता दिए जाएं कि इस तरीके से इन्होंने किया है, ताकि और फर्म भी उसी तरीके से आके उसकी कंपटीशन में आ जाए। तो ये एक तरीका ये है कि फाइन कर दिया जाए, दूसरा कि उस फर्म को ही तोड़ दिया जाए और छोटी छोटी फर्म्स बना दी जाए। तीसरा तरीका ये है कि उसके ट्रेड सीक्रेट्स जो हैं वो दूसरी फर्म्स के साथ शेयर कर दिए जाएं, ताकि वो भी उसी तरीके से तरक्की कर जाएं और बड़ी फर्म बने और आपस में कंपटीशन बढ़े। तो पॉलिसी जो है उसका मकसद ये है, यानी कंपटीशन पॉलिसी का मेन मकसद ये है कि एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर जो है ना फर्म्स का, ये वाली बात, उसको क्या करना है, ख़त्म करना है। और ये और क्या ख़त्म करना है कि प्रिवेंट करना है, यानी रोकना है मर्जर से और एक्विजिशन से। क्योंकि जब मर्जर होता है तो फिर कंपटीशन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो ये चीज़ है जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसके अलावा भी और भी तरीके हैं कि जब अगर कुछ फर्म्स ऐसा करती हैं तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या उनके ऑफिसर्स को जेल फाइन भी किया जा सकता है, उनको जेल में भी भेजा जा सकता है अगर वो पकड़े जाते हैं किस चीज़ के अंदर, एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस करते हुए, यानी कंपटीशन को कम करने वाली प्रैक्टिसेस अगर करते हैं। और वो कंपटीशन को कम करने वाली प्रैक्टिसेस क्या हैं, वो यही है ना कि वो पहली चीज़ तो ये है कि वो सप्लाई कम कर देते हैं, फिर वो कीमतें ज़्यादा चार्ज करते हैं, फिर वो कॉस्ट अपनी इतनी कम कर लेते हैं कि कॉस्ट से भी कम पे बेचना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपकी कॉस्ट 10 रुपये और आप बेच कितने पे रहे हैं, आप 8 रुपये पे बेच रहे हैं। बना 10 रुपये की रहे हैं लेकिन बेच 8 रुपये की रहे हैं। ये एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिस है, क्योंकि इसका नतीजा ये होता है कि आप तो, ये जो फर्म जो कर रही होती है वो तो लॉस में जा रही होती है, लेकिन वो दूसरों का भी बड़ा गर्क कर देती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक जैसी इंडस्ट्री के अंदर जितनी फर्म्स होती हैं उनकी कॉस्ट भी तकरीबन एक जैसी ही होती है। तो वो फर्म्स कहती हैं ये हमारी तो कॉस्ट 10 रुपये आ रही है तो इसकी भी 10 ही आ रही होगी, ये 8 की बेच रहा है। तो वो अल्टीमेटली 8 की जब बेचता है तो लोग सारी दुनिया या कंज्यूमर उसकी तरफ चले जाते हैं, उनकी चीज़ बिकना बंद हो जाती है और अल्टीमेटली वो मार्केट से उनको आउट होना पड़ता है। कंपटीशन खत्म हो गया ना। ये वाली प्रैक्टिस जब करेंगे तो इस पर गवर्नमेंट सामने आती है और वो उनको पकड़ती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जानबूझकर खुद भी नुकसान कर रहे होते हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए करते हैं ताकि बाकी फर्म मार्केट से भाग जाएं और लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, जाहिर सी बात है वो भाग जाएंगे। फिर वो कीमत ऊपर करते हैं और फिर लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं। तो ये उनका एक तरीका होता है। इसका मतलब ये है कि जो लार्ज फर्म्स होती हैं वो डोमिनेट करना चाह रही होती हैं किधर, मार्केट में। और फिर अपनी उस मार्केट पावर जब उनके पास आ जाती है, वही हो सकता है वो 90% मार्केट का शेयर दो फर्म के पास ही हो या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इन इस तरह की चीज़ें जो है जब होती हैं तो उससे वो कंज्यूमर भी लॉस में चले जाते हैं और फिर इकोनॉमी जो है एज ए होल जो है वो भी लॉस में चली जाती है, क्योंकि उस सबको नुकसान पहुंचता है उससे। तो दैट्स 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 द प्रॉब्लम। तो इसलिए दुनिया के अंदर हर मुल्क जो है वो कंपटीशन जो है वो लॉ बनाता है, कंपटीशन पॉलिसी बनाता है या कंपटीशन लॉ बनाता है, और उससे वो फर्म को मजबूर करता है कि वो मोनोपोली पोजीशन की अब्यूज़ ना करें। मोनोपोली पोजीशन पे अगर वो आ जाते हैं तो वो मार्केट में आके उसको
लोगों को और फर्म्स को और सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचाएं। उससे उस चीज़ से को कवर करने के लिए वहाँ पर उन फर्म्स के ऊपर जो करते हैं उनके ऊपर फाइन भी किए जाते हैं, उन फर्म को ब्रेकअप भी कर दिया जाता है उनका, उनको उनके ट्रेड सीक्रेट्स भी बता दिए जाते हैं, और उनके जो डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स होते हैं उनको फाइन भी हो सकता है, उनको जेल भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें करती हैं ताकि कस्टमर्स को, इकोनॉमी को एज ए होल जो है उनके नुकसानात से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। अच्छा, यूएसए, जापान, यूके, वहाँ पर और यूरोपियन यूनियन, यही मेन जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनके यहाँ क्या है, इनके यहाँ अप्रोचेस जो हैं वो इसको डील करने की या कंपटीशन पॉलिसी जो है वो डिफरेंट है। हर मुल्क के अपने अपने कंपटीशन लॉज हैं, पाकिस्तान में भी हैं। तो चूँकि इनमें इनकी अप्रोचेस वेरी करती हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर, या कंपटीशन लॉ वेरी करता है, तो इस चीज़ को एक दुनिया में एक ही बनाने के लिए कि सारी दुनिया में कंपटीशन पॉलिसी एक हो, तो एक इदारा कायम किया गया दुनिया में, उसे कहते हैं इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क, जो 2001 में बनाया गया। और इसमें दुनिया के 107 जो है वो कंपटीशन एजेंसीज ने कोऑर्डिनेट किया, यानी अभी 107 हैं, इस अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो 107 ममालिक उसके हिस्सा हैं। तो वो पूरी दुनिया में एक पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं कि लोग जो हैं अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कंपटीशन पॉलिसी जो होती है ना उसके तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी वो चाहती क्या कंपटीशन पॉलिसी। पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो रोकें, प्रोहिबिट का मतलब है रोकना, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी ऐसी या ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि रिस्ट्रिक्टिव कर देती हैं, जिनको रोकते हैं, यानी फर्म्स खुद कोशिश करती हैं कि यानी मुल्क के अंदर ट्रेड प्रैक्टिसेस कम हो जाएं, तो वो इस चीज़ को रोकती हैं। इस चीज़ को वो प्रोहिबिट करने के लिए कंपटीशन पॉलिसी सामने आती है। ये भी मैं मज़ीद बताता हूँ आपको इसके ऊपर मज़ीद। फिर अब बैन करने के लिए अब्यूज़ ऑफ मार्केट पावर, यानी जो लोग मार्केट पावर को अब्यूज़ करते हैं उसके ऊपर बैन लगाने के लिए कंपटीशन पॉलिसी सामने आती है। ये है गोल्स ऑफ द कंपटीशन पॉलिसी। क्या है गोल्स? वो तीन गोल्स हैं। पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है कि रेगुलेट करें मर्जर और एक्विजिशन को। ये तीसरा है। यानी ये तीन काम होते हैं कंपटीशन लॉ के अंदर या कंपटीशन पॉलिसी के अंदर। अब इन तीनों को डिटेल से पढ़ते हैं। पहला क्या है? पहला ये है कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं, क्योंकि बहुत सारी फर्म्स ऐसी होती हैं जो आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं कि हमने फ्रीली ट्रेडिंग और कंपटीशन को नहीं होने देना, कि उसमें क्या करते हैं फिर वो मुआहदे कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, जैसे पेप्सी और कोक कर लेते हैं कि नई फर्म को नहीं आने देता। तो नए एंट्रेंट जो होते हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ताकि सिर्फ हम ही मार्केट में बेचें और कोई नहीं। इसे कहते हैं रिस्ट्रिक्ट कर देता, रिस्ट्रिक्ट कर देना। तो वो रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं ट्रेड प्रैक्टिसेस को। जब वो ऐसा करते हैं तो इस रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर को वो कंपटीशन पॉलिसी रोकती है कि रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी, ट्रेड को तो इन्हेंस करना है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये फर्म्स क्या करती हैं, ये कहते हैं नहीं हम ना बस 4-5 ही पूरे मार्केट में रहें, बाकी सारे जाएं पहाड़ में, हमने इनको बाहर निकालना है। तो वो सारी जो छोटी छोटी फर्म्स होती हैं या तो उन पे कब्जा कर लेते हैं या उनके शेयर्स खरीद लेते हैं, या फिर उनको अपने साथ मिला के एक फर्म बन जाती है या दो बन जाती हैं या तीन हो जाती हैं। बस वही कहते हैं हम ही रहेंगे। अब तो 2-3 फर्म हो तो उनका आपस में क्या कंपटीशन होना है, कंपटीशन तो ज़्यादा से होगा ना। तो इसलिए इस पॉलिसी का मकसद ये होता है कि कार्टेल ना बनने दें, एग्रीमेंट ना होने दें, ताकि क्या हो, मुल्क में या इकॉनमी में कंपटीशन की फ़िज़ा कायम रहे। तो ये चीज़ है। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो एग्जांपल जैसे कंस्ट्रक्शन में लोग फर्म इकट्ठी हो जाती हैं, कोई 2-3 फर्म आ जाती हैं जी हम ही सिर्फ करते हैं और कोई नहीं करता काम, तो मजबूरन वो आपको वो काम उनको देना पड़ेगा और वो महंगे आपसे पैसे पैसे ज़्यादा चार्ज करेंगे। या कोई पब्लिक सर्विस कॉन्ट्रैक्टिंग के हवाले से कुछ फर्म सामने आती हैं, तो आपको मजबूरन उन्हीं से काम कराना पड़ता है क्योंकि है ही 3-4, क्योंकि उन्होंने कंपटीशन तो ख़त्म कर दिया, उन्होंने बाकी फर्म्स को बाहर निकाल दिया। तो ये चीज़ ख़त्म करने के लिए
कंपटीशन पॉलिसी सामने आती है। फिर क्या होता है कि फिर ये होता है कि कुछ जो फर्म लीडिंग फर्म्स होती हैं मार्केट में, वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रही होती हैं, उनके ऊपर बैन लगाती है कंपटीशन पॉलिसी। कंपटीशन पॉलिसी उन फर्म पे बैन लगाती है। कैसे लगाती है वो आप समझें ज़रा। कैसे लगाती है वो ऐसे कि ये जो मैंने अभी आपको बात समझाई थी कि ये लोग प्रीडेटरी प्राइसिंग यूज़ करते हैं जब वो नुकसान पहुंचाते हैं ना इकोनॉमी को। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होता है कि जो मैंने अभी आपको बात बताई थी कि अपनी कॉस्ट से भी कम पर बेच देते हैं, यानी सेल करते हैं प्रोडक्ट एट बिलो द प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी कॉस्ट है, मैंने अभी आपको बताया था 10 रुपये, और वो कीमत क्या रख देते हैं 8 रुपये। तो 2 रुपये लॉस में चले गए ना। 10 रुपये की बना के तो कितने की बेच रहे हैं, 8 रुपये की। तो इसका मतलब प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब होता है जो लोअर प्राइसिंग होती है, कॉस्ट से भी प्रीडेटरी का मतलब होता है लोअर। तो लोअर प्राइसिंग पे बेच रहे होते हैं ताकि जो उनके राइवल है ना वो बैंकरप्ट हो जाए। तो उनको बैंकरप्ट करने के लिए, यानी उनको इस पोजीशन पे ले आते हैं वो कि जी ठीक है आप भी नुकसान उठाएं। जब नुकसान उठाएंगे तो बैंकरप्ट हो जाएंगे। और फिर क्या होता है वो और क्या करते हैं, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल क्या करते हैं, क्योंकि लीडिंग फर्म होती है उनको तो थोड़ी देर लॉस होता है, लेकिन वो इस लॉस को वो खुद तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बाकियों को भी ले डूबते हैं। और फिर क्या करते हैं, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि अपने राइवल को जो चीज़ उनको चाहिए होती है उनसे ओवर चार्ज करते हैं कि ठीक है आपको ये चीज़ चाहिए हमारे पास है, लेकिन आपको हम महंगी देंगे, ताकि वो महंगी लें ना और फिर भाग जाएं वहाँ से और ना वो बना सकें। या फिर बाज़ वक़्त वो डील ही नहीं करते अपने राइवल के साथ कि जी आपको कोई चीज़ चाहिए, आप कार बनाने वाले हैं वो भी कार बनाते हैं, तो आपको पार्ट्स ही नहीं देंगे अगर उनको ज़रूरत पड़ जाए, ताकि उनको वो मार्केट से ही चले जाएं। तो ये लीडिंग फर्म्स जो होती हैं ना, वो अपनी पोजीशन का अब्यूज़ कर रही होती हैं। उन लीडिंग फर्म्स को वो क्या कर देते हैं, बैन कर देते हैं। कौन करते हैं, कंपटीशन कमीशन वाले, जो कंपटीशन लॉ के तहत काम कर रहे होते हैं। फिर वो कंपटीशन कमीशन वाले और क्या करते हैं, वो ये चीज़ चेक करते हैं कि कहीं पर मर्जर तो नहीं हो रहे, कहीं पर एक्विजिशन तो नहीं हो रही। उनको सुपरवाइज कर रहे होते हैं वो। कौन, सीसीपी वाले, पाकिस्तान के अंदर कंपटीशन कमीशन वाले। और क्योंकि जब भी मर्जर होगा तो वो कंसोलिडेट हो जाएंगे, यानी इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे होंगे तो एक बड़ी फर्म बनती चली जाएगी। और बड़ी फर्म क्या करती है, अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाती है किन को, कंज्यूमर्स को भी और प्रोड्यूसर्स को भी। क्योंकि फिर वो कीमत भी ज़्यादा चार्ज करती है, क्योंकि होती है एक फर्म है। वो फिर सबको पता है जब एक होगी तो वो कहेंगे जी आप ही हैं, और तो कहीं से चीज़ मिलनी भी नहीं है, तो कहते हैं फिर महंगी महंगी बेचते हैं। अब ये सारी 3 तरीकों, यानी 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी कंपटीशन पॉलिसी के, कि जो ट्रेड प्रैक्टिसेस को रिस्ट्रिक्ट करेगा उनको आपने रोकना है, पहली चीज़। यानी जो फर्म ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर रही होंगी, ट्रेड को रोक रही होंगी, बिजनेस को रोक रही होंगी, उनको प्रोहिबिट करना, उसको रोकना है। दूसरा ये है कि जो लीडिंग फर्म मार्केट में होगी और वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रही होगी, उसको बैन कर देना है। तीसरा ये है कि ये चीज़ चेक करनी है कि कहीं पर मर्जर और एक्विजिशन तो नहीं हो रहे, और अगर हो रहे हैं तो उनको सुपरवाइज करना है, देखना है कि वो मर्जर होके कहीं वो सोसाइटी में नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे कंज्यूमर्स को और प्रोड्यूसर्स को। अब ये सारा काम किसी तरीके से होगा तो उसके लिए अप्रोचेज हैं, इन्हें हम कहते हैं अप्रोचेज टू कंपटीशन पॉलिसी। और वो क्या क्या अप्रोचेज हैं, वो 2 तरह की अप्रोचेज हैं। एक रूल बेस है और दूसरा डिस्क्रिशनरी अप्रोचेज हैं। तो ये कंपटीशन पॉलिसी जो है उसके 2 तरीके हैं, रूल बेस या डिस्क्रिशनरी। अच्छा, दोनों पढ़ लेते हैं। पहला जो है वो ये है कि रूल बेस अप्रोच है। रूल बेस अप्रोच में ये है कि वो ये कहते हैं, ये ख़ास तौर पर अमेरिका में यूज़ होती रही है। और उसमें ये उन्होंने कहा है कि देखें कि अगर किसी एक फर्म का शेयर 25% या 25% से ज़्यादा हो जाता है तो बस फिर ये रूल बना दिया उन्होंने, वो समझ लें कि वो एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस कर रही है, यानी वो कंपटीशन में नहीं आ रही। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि जो 25% मार्केट में जिस फर्म का शेयर हो या 25% से ज़्यादा हो, यानी बड़ी फर्म हो जाएगी वो,
तो वो ज़रूरी तो नहीं कि वो अपनी अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल ही करे, ज़रूरी तो नहीं कि वो कीमत भी का ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर दे, ज़रूरी नहीं। लेकिन यहाँ फ़र्ज़ किया जाता है कि यानी ये फ़र्ज़ क्या किया जाता है, ये यहाँ लिखा हुआ है, द फर्म इज़ प्रिज्यूम्ड गिल्टी, यानी इस फर्म को फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि ये गिल्टी है, यानी ये गलत इस्तेमाल कर रही है, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा कर भी रही हो। ये इस फ़िक्रे का ये मतलब है कि अनलेस इट कैन डेमोन्स्ट्रेट अदरवाइज, यानी ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा कर भी रही हो, लेकिन ये रूल है कि जो 25% या उससे ज़्यादा जिसका मार्केट शेयर हो जाएगा, यानी डोमिनेंट शेयर है ना, ये डोमिनेंट शेयर इन द मार्केट हो जाएगा, वो समझ लें कि वो एंटी कंपेटिटिव हो गई है, वो बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगी। तो 25% जिसका, और ये 25% पता कैसे चलेगा, वो आप कंसंट्रेशन रेशियो से आपको पता चल जाएगा कौन सी फर्म कितनी है। ये जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर कंसंट्रेशन रेशियोज फाइंड की थी ना, ये आपको याद होगा, ये कंसंट्रेशन रेशियोज ये निकाली हुई हैं। जैसे यहाँ पे 5 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो निकाली थी, तो 5 फर्म 99% कर रही है, तो इधर तो गवर्नमेंट आएगी ना, यहाँ पे कहेगी जी इसको इन इन 5 फर्म्स को मजीद 25 फर्में बना दो, 5 को ही 25 बना दो या 30 बना दो, छोटे छोटे टुकड़े कर दो, ताकि ये मार्केट में इतना ज़्यादा शेयर लेके जा रही हैं। इधर देखें ये 99, 82, 88, 81, ये 5 फर्म का शेयर है, और एक का हो सकता है किसी का 70 हो, किसी का 20 हो, किसी का 10 हो, किसी का पता नहीं कितना कितना होगा। लेकिन अगर एक फर्म का अगर चेक कर लें फॉर एग्जांपल, तो आपको पता चल जाएगा क्या पोजीशन है वहाँ पे। ठीक है ना जी। अच्छा, तो अब ये कंसंट्रेशन रेशियो से वो पता चला लेंगे कि कितना शेयर वो फर्म जो है वो लेके जा रही। तो एक रूल इन्होंने बना दिया अमेरिका के अंदर कि जिस फर्म का मार्केट में शेयर 25 या 25 से ज़्यादा होगा, पकड़ लो उसको, क्योंकि वो फ़र्ज़ करते हैं कि वो इतना मार्केट शेयर जो है वो नहीं होता एक फर्म का, कि वो पूरी पूरी मुल्क के अंदर, पूरी इकॉनमी के अंदर 25% शेयर उसका, वो बहुत बड़ा शेयर है। और 25 या 25 से ज़्यादा 25% प्लस भी है, यानी 25 भी हो सकता है, 25 से क्या हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। 25 या 25 से ज़्यादा अगर शेयर होगा, तो ये फ़र्ज़ किया जाता है, प्रज्यूम्ड किया जाता है कि वो गिल्टी है, कि वही वो क्या गिल्टी क्या कर रही, को एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस कर रही है। और एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस क्या है, वो मैंने अभी आपको बताई कि वो प्रीडेटरी प्राइसिंग भी कर सकती है, वो एक्विजिशन भी कर सकती है, फिर वो क्या कर सकती है, ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। 3 काम जब वो करेगी, तो वो एंटी रिस्ट्रिक्ट वो एंटी कंपेटिटिव, वो क्या करेगी, मार्केट में लीडिंग फर्म होने की, मार्केट में लीडिंग फर्म होने की वजह से अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करेगी, या वो मर्जर करना शुरू कर देगी या एक्विजिशन, तो समझ लें कि वो एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर हो गया उसका। तो उसमें अब ये रूल है, ओवरऑल इस पे लोगों ने कहा कि ये रूल देख लें ठीक भी है कि नहीं ठीक है, क्योंकि इस रूल की वजह से अमेरिका के अंदर स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, फिर AT&T, ये बहुत बड़ी फर्म्स थी, और US स्टील जो है ये भी फर्म थी अमेरिका की, उनको इन्होंने क्या किया, ब्रेकअप कर दिया, उनको टुकड़े टुकड़े करके छोटी छोटी फर्म्स बना दिया। तो ये इस पर लोगों ने, कुछ लोगों ने इतराज़ भी किया है कि ज़रूरी तो नहीं जिसका शेयर 25% से ज़्यादा हो वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन यहाँ फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि वाकई कर रही है वो गलत इस्तेमाल, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है। इसलिए इस अप्रोच के तहत कुछ मसाइल हैं। वो मसाइल क्या हैं कि ये नैरो फोकस रखता है। नैरो फोकस मीन्स कि इसमें सिर्फ ये फ़र्ज़ कर लिया गया कि जिसका मार्केट में शेयर 25 या 25 से ज़्यादा है, वो कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाएगा, यानी ये कंज्यूमर पे ही सिर्फ फोकस किया गया। लेकिन ये क्यों नहीं सोचा गया कि अगर ये 25% से ऊपर जाएगी तो बहुत बड़ी फर्म बनेगी, तो वो मुल्की लेवल पे भी अपनी ज़रूरियात पूरी करेगी, और इंटरनेशनल लेवल पे भी वो एक्सपोर्ट करके मुल्क को फ़ायदा भी तो पहुंचा सकती है। तो ब्रॉडर जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको इग्नोर कर दिया गया इसके अंदर, और दूसरा सिर्फ कंज्यूमर को देखा गया नुकसान ना कहीं पहुंचा दे, बाकी जो इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनको इग्नोर कर दिया गया। तो हो सकता है कि वीक सप्लायर्स, लेबर का और लोकल कम्युनिटीज़ को ओवरलुक कर रही है ये फैक्टर, यानी इनकी बेस पे भी तो देखा जा सकता है कि इस फर्म का इफेक्ट जो है, एडवर्स इफेक्ट
कंज्यूमर पे जा रहा है, तो क्या उसका इफेक्ट सप्लायर पर नहीं जा सकता? क्या उसका इफेक्ट लेबर पे नहीं जा सकता? क्या लोकल कम्युनिटी पे नहीं उसका इफेक्ट जा सकता? जा सकता है। तो ये वाले जो तीन चीज़ें हैं, सप्लायर पर, लेबर पर, कम्युनिटी पर, को इन्होंने देखा ही नहीं। फर्म का इफेक्ट इन्होंने सिर्फ कंज्यूमर पे देखा है कि सिर्फ कंज्यूमर को अगर नुकसान पहुंचा रही है ये फर्म, तो फिर उसको बैन कर दिया जाए। तो इसका फोकस बड़ा नैरो सा है, ब्रॉडर नहीं है। और दूसरा, इसने नेशनल इंटरेस्ट को भी इग्नोर कर दिया कि अगर वो बड़ी फर्म हो रही है तो उसने क्या कोई गलती कर ली है बड़ी फर्म होके। यहाँ से तो ये शायद जाहिर होता है कि फर्म फिर ग्रो करना ही छोड़ दें। वो तो कहें बाजी 25% पे अगर शेयर ले गए तो वे फर्म वैसे ही बंद कर देंगे, या हमें कहेंगे आप तो एंटी कम्पेटिटिव प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो हमारी फर्म को बेच देंगे। इस तरह तो इंडस्ट्री तरक्की ही नहीं करेगी कभी। वो लोग अपने कारोबार को बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। इसलिए कोई ये रूल बेहतर नहीं है। दूसरा ये कि इसके अंदर आपको फिर वही मसला है कि मार्केट को कैसे डिफाइन करेंगे। आप कह रहे हैं जी कि ये मोबाइल के अंदर बहुत बड़ी फर्म बन गई है, तो मोबाइल फ़ोन भी कई किस्म के हैं, उनकी कई इकसाम हैं। इस तरह अपना पेन के अंदर भी कई इकसाम हैं, कई तरह की डिफ्रेंसिएशन है। तो आप कैसे तय करेंगे कि ये किस रीजन में वो कर रही है और कौन सी प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर भी कई तरह की आगे डिफ्रेंसिएशन हो सकती है। तो मार्केट को डिफाइन करना भी मुश्किल होगा। जैसे मैंने आपको कार की एग्जांपल दी थी पिछले दिनों कि वो कार स्पोर्ट्स कार भी हो सकती है, वो दूसरी लग्जरियस कार भी हो सकती है, वो लॉजिस्टिक कार भी हो सकती है। तो सिर्फ कार कहें जी कार इंडस्ट्री में ये फलानी कंपनी का 25% शेयर है, तो हो सकता है वो कार के अंदर मजीद चले जाएं। तो कौन सी किस्म की कार, तो मार्केट को डिफाइन करना बड़ा मसला हो जाएगा कि किस, पहले तो एग्जैक्ट फिर डिफाइन करें कि फलानी चीज़ की फलानी कैटेगरी के अंदर फलानी स्पेसिफिकेशन के अंदर फलां 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 फर्म आती हैं। तो फिर तो शायद आप एग्जैक्टली चीज़ चेक करें और मार्केट को एग्जैक्टली डिफाइन कर सकें। अदरवाइज सिर्फ जनरली कह देने से चीज़ों को गलत इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है। दूसरा तीसरा इस अप्रोच पे लोगों ने इतराज़ ये किया कि जैसे शिकागो स्कूल यूएसए में जो है, उन्होंने ये कहा, इन शिकागो स्कूल मीन्स शिकागो यूनिवर्सिटी के लोगों ने ये कहा कि एक फर्म अगर अपनी कॉस्ट को कम कर लेती है और कॉस्ट कम करके अपनी कीमत को भी कम कर देती है और वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल कर लेती है, तो फिर तो वो बड़ी होती चली जाएगी, प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी और ऑटोमेटिकली वो बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। तो फिर ये करना कोई जुर्म है? फिर इसका मतलब ये है कि इस रूल के तहत तो अगर वो 25% से ऊपर चली जाती है तो फिर तो आप कहेंगे कि इसको बंद कर दें। इसका मतलब कोई भी फर्म रिसर्च नहीं करेगी, कोई भी फर्म अपनी कॉस्ट को कम नहीं करेगी, कोई भी फर्म बड़ा नहीं होना चाहेगी कि जितनी मैं बड़ी फर्म होंगी मेरे ऊपर तो ये लग जाएगा कि ये तो 25% से ऊपर शेयर चला गया, तो फिर इसका मतलब है कि मैं कोई कौम को नुकसान पहुंचा रही हूँ। तो ये चीज़ बेहतर नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने, अमेरिका की गवर्नमेंट ने इस रूल को फिर मॉडिफाई भी किया 1980 के बाद। फिर इसमें एक और आखिरी इशू ये था कि इसमें आप खुद पहले ही फर्ज कर लेते हैं कि यानी गिल कि आप गिल्टी हैं। आप 25% या उससे ज़्यादा शेयर अगर कोई फर्म का है तो आप कहते हैं ले जी मेरे ऊपर तो मतलब ये फ़र्ज़ कर लिया गया कि मैंने कोई गलती कर ली, तो आप मैंने कोई एंटी कम्पेटिटिव बिहेवियर अडॉप्ट किया है। उससे क्या होता है कि फर्म जो है वो उनके ऊपर हमेशा बर्डन ही रहता है कि कहीं हमारा शेयर ना बढ़ जाए। हालांकि शेयर बढ़ना चाहिए, जितना ज़्यादा शेयर बढ़ेगा उतनी बड़ी फर्म होगी, उतने लोगों को जॉब मिलेगी, उतनी वो मार्केट में दुनिया में वो जाएगी उसकी चीज़, उतना वो मुल्क तरक्की करेगा। फर्म तरक्की करेंगी तो बड़ी होंगी, उतना ही लोगों को जॉब्स मिलती हैं, उतना ही प्रोडक्शन में इजाफा होता है, जीडीपी में इजाफा होता है, मुल्क की ग्रोथ में इजाफा होता है। लेकिन यहाँ तो ये इस रूल के तहत तो फर्म कहेंगे हम नहीं बड़े होते, क्योंकि उससे तो हमें 25 से ऊपर गए तो फिर हमें पकड़े जाएंगे हम लोग। हालांकि ज़रूरी तो नहीं है कि वो वाकई अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करें बड़े होके या लीडिंग फर्म बन के, ज़रूरी तो नहीं। लेकिन यहाँ फ़र्ज़ कर लिया गया कि जो 25 या 25 से ज़्यादा पे जाएगी, 25% शेयर मार्केट से, वो बस समझ लें कि वो लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। तो ये ज़रूरी तो नहीं है, वो ये कहते हैं। तो इसलिए दूसरी अप्रोच आई। दूसरी अप्रोच ये तो रूल बेस्ड थी ना, तो रूल बेस्ड अप्रोच हमने पढ़ ली। रूल क्या है, 25% मार्केट शेयर से ज़्यादा अगर हो जाए या 25 हो जाए तो उस फर्म को पकड़ के ना छोटे छोटे टुकड़े कर दो या उस पर बैन कर दो।
यानी फर्ज कर लिया जाता है कि वो नुकसान पहुंचा रही है, ये गलत बात है। फिर है डिस्क्रिशनरी अप्रोच। डिस्क्रिशन कहते हैं अपनी मर्जी। तो उन्होंने कहा जी रूल ना बनाए, बल्कि जो कंपटीशन कमीशन होगा ना हर मुल्क का, वो खुद चेक करे कि वाकई 25% शेयर होके या 25 से ज़्यादा शेयर होके क्या वो वाकई एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर अडॉप्ट किए हुए हैं, फिर उसको पकड़ें, रादर देन कि आप कहें जी पकड़ लें जी, ये तो 25% से ज़्यादा शेयर हो गया है तो नुकसान ही पहुंचा रहा है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि इस आर्गूमेंट में ये डिस्क्रिशनरी अप्रोच में ये आर्गूमेंट दिया गया है कि क्योंकि पिछले जो अप्रोच थी ना उसमें हमने ये कहा था कि लार्जर फर्म जो होती है ना वो हार्मफुल होती हैं और वो कंपटीशन को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। लेकिन इस डिस्क्रिशनरी अप्रोच के अंदर वो कहते हैं कि जजेस को देखना चाहिए कि उसके इफेक्ट्स क्या हैं। बड़ा होना नुकसानदेह चीज़ नहीं है। बड़ा होके या लीडिंग फर्म होके या मार्केट शेयर ज़्यादा करके क्या वो आपके मुल्क को, आपके कंज्यूमर्स को, आपके और अदर फर्म्स को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? और अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है तो फिर उसके ऊपर फाइन करें या उसको जो भी करना है, बड़े होने को जुर्म करार ना दें। इसलिए इफेक्ट्स चेक करें, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, रादर देन के साइज ऑफ द बिजनेस। यानी बिजनेस साइज देखने के बजाय उसके इफेक्ट्स देखें कि क्या वो बड़ी फर्म तो है लेकिन क्या वो लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। उसके लिए कुछ चीज़ों को सामने रखें और फिर खुद फैसला करें। वो इदारा फैसला करे, जैसे पाकिस्तान में इदारा कौन सा मैंने भी बताया था, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करे कि क्या ये फर्म नहीं बेचारी बाकी फर्म्स को। तो उसके लिए जारी सी बात है कि उसमें कुछ रूल, कुछ बातें देखनी पड़ेंगी। और वो क्या देखना पड़ेगा कि उस फर्म की कीमतें और बाकी फर्म की कीमतों में क्या फ़र्क है, यानी रिलेटिव प्राइसेस चेक करेंगे। और अगर आप ये देखते हैं कि लार्ज फर्म जो है वो कम कीमतें चार्ज कर रही हैं, और वो इसलिए नहीं चार्ज कर रही कि लोगों को भगा दें वहाँ से, यानी जो उनके राइवल्स हैं उनको भगा दें, इसलिए नहीं कर रही, बल्कि उनको वो कॉस्ट को कम करके कीमतें कम कर रही हैं। तो फिर उनको इजाज़त देनी चाहिए कि आप काम करें जी, आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, आप तो कॉस्ट कम करके अपनी तो तब कीमत कम कर रहे हैं। एक तो ये कि प्रीडेटरी प्राइसिंग होती है जो मैंने आपको बताया, कि जानबूझ के कॉस्ट ज़्यादा लेकिन फिर भी कम बेचना ताकि राइवल भाग जाए वहाँ से। ये काम वो चेक करना पड़ेगा कि वाकई ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन अगर वो सिर्फ कॉस्ट की वजह से कर रहे हैं, कॉस्ट कम है और कीमतें कम है, तो फिर तो ठीक कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। फिर वो देखते हैं कि चेक करेंगे कि अगर वो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हाई रेट ऑफ रिटर्न ले रहे हैं, और किसके मुकाबले में, बाकी इंडस्ट्री में जितनी फर्म उनके मुकाबले में, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उस फर्म को बंद करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में क्या होता है कि लार्जर फर्म जो होती हैं वो ज़्यादा रिलायबल होती हैं, सप्लायर होती हैं छोटी फर्म के मतलब, तो ये तो अच्छी बात है। फिर ये देखना है कि उसका कम्युनिटी पर और सप्लायर पर क्या इम्पैक्ट है। अगर वो कम्युनिटी को अच्छी चीज़ दे रही है और सस्ती चीज़ दे रही है तो फिर उसको क्यों बंद करेंगे भाई, क्योंकि वो एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर तो नहीं, और बाकी जो उनके राइवल फर्म है उनको भी नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो फिर उसको नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को जॉब भी तो दे रहे हैं। फिर पब्लिक इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि बड़ी फर्म है और वो एक्सपोर्ट भी कर रही है, आपको कमाई करके भी दे रही है आपके मुल्क को, रिसर्च भी कर रही है और वो कम्युनिटी को भी सपोर्ट कर रही है, तो फिर बड़ा होने से क्या नुकसान है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पर वो परखेंगे कि क्या वो फर्म कम्युनिटी को या बाकी सोसाइटी को या अपने राइवल्स को या कंज्यूमर्स को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। रादर देन के रूल बना दिया जाए कि 25% जो हो गया फड़ लो उन्होंने, ऐसे नहीं करना। ठीक है ना जी, उसको पकड़ना नहीं है, उसको देखना है कि वो गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे अपने पोजीशन का। तो ये सारे जो हमने ABCD F तक पढ़े हैं, इनको गेटवेज कहते हैं। यानी ये गेटवेज हैं कि इनको अगर बचाना है किसी फर्म को, बड़ी फर्म को, तो आप कहेंगे जी नहीं जी ये तो पब्लिक इंटरेस्ट का काम कर रही है, हम इसको बंद नहीं करेंगे। तो यानी फाइन से बचाना है या किसी भी उससे बचाना है, तो उसके लिए इन इन चीज़ों को बेस बना के कंपटीशन कमीशन उन फर्म्स को बचा भी सकता है कि नहीं जी ये तो कीमतें ही कम चार्ज कर रही हैं, बड़ी अच्छी फर्म है, फिर ये प्रॉफिटेबिलिटी इसकी इतनी नहीं है, फिर ये क्वालिटी ऑफ सर्विस है, यानी ये बड़ी
इंफीरियर क्वालिटी नहीं दे रही बल्कि सुपीरियर क्वालिटी दे रही है लोगों को, तो हम इसे क्यों बंद करें। स्टेबिलिटी है इसकी, फिर ये कम्युनिटी को फ़ायदा दे रही है, पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट मीन्स कि एक्सपोर्ट से पैसे कमा के दे रही है हमें, तो इससे वो फिर इनको गेट वेज कहा जाता है। ये सारे आपने पढ़े हैं ना, ए से लेके एफ तक, ये सारे क्या हैं, ये गेट वेज हैं। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल लेकिन इस डिस्क्रिशनरी अप्रोच के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। पहला कि आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी मींस मतलब आपकी अपनी मर्जी पर मुनहसर है, कंपटीशन कोई लॉ नहीं है कोई, क्योंकि पहले तो ऊपर रूल था ना कि 25% रूल बनाया था, यहाँ कोई क्लियर कट नहीं है। अगर कंपटीशन कमीशन समझता है कि ये सही चल रही है तो वो चलती रहेगी। आर्बिट्रेरी मेजर है, यानी आर्जी है। आर्बिट्रेरी मींस आर्जी है, आपकी अपनी मर्जी पे है, वो किसी भी चीज़ पर आपको पकड़ भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अगर वो समझते हैं कि नहीं ठीक है तो ठीक है, अगर वो समझते हैं नहीं ठीक तो वो कहेंगे बंद कर दें इस फर्म को। तो इसलिए ये जो है वो इसके लिए इन्वेस्टिगेट वो करेंगे तो इन पैरामीटर्स की बेस पे करेंगे, प्राइसेस की बेस पे, यानी रिलेटिव प्राइसेस की बेस पे। फिर वो करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ सर्विस, स्टेबिलिटी, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी और पब्लिक इंटरेस्ट। और इनमें से किसी भी एक मेयार को सामने रख के कह दें जी हमने इस बेस पर इस फर्म को बंद नहीं कर रहे क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का काम कर रही है, तो जाने दें फिर कोई। और फिर इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकती है, तो पॉलिटिकली मैंने इस पर रूल नहीं है ना, 25% वाला रूल तो खत्म हो गया। अब तो इन इसकी बेस पे बंद करेंगे या नहीं करेंगे, इन 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 गेट वेज की बेस पर। ये सारे क्या हैं, ये सारे गेट वेज हैं। तो इन गेट वेज की बेस पर वो इनको कहते हैं ठीक है जी जाने दें, ये सही जा रहे हैं लोग। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हो सकती है इसके अंदर। तो यहाँ तक बात समझ आ गई, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। इसको हम कहते हैं कंपटीशन कमीशन, कंपटीशन पॉलिसी या एंटी ट्रस्ट लॉज। उसका मैंने ओवरव्यू दिया आपको, फिर उसके गोल्स बताए, फिर उसके अप्रोचेस बताई। एक रूल बेस्ड अप्रोच थी और एक डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी कहते हैं आपकी अपनी मर्जी की बुनियाद पर आप कोई भी मेयार सामने रख के उसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ द एक्सटर्नैलिटीज़। वो अब हम लोग पढ़ते हैं, नेचर ऑफ द एक्सटर्नैलिटीज़। ठीक है जी, ये टॉपिक हम पढ़ते हैं। तो मैं आपको वो टॉपिक समझाता हूँ। जी चलें जी, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। और ये टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ द एक्सटर्नैलिटीज़। तो नेचर ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़, ये टॉपिक है जो हमने पढ़ना है, नेचर ऑफ द एक्सटर्नैलिटीज़। अच्छा, इसमें ये है कि एक्सटर्नैलिटी का क्या मतलब है। एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब होता है जी एक्सटर्नल इफेक्ट्स। एक्सटर्नैलिटीज़ का क्या मतलब होता है, एक्सटर्नल इफेक्ट्स। अब आप दुनिया में अपने घर से बाहर निकलें तो आपके ऊपर जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स होंगे वो दो ही हो सकते हैं, या तो अच्छे या बुरे, है ना।
अच्छे होंगे तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल बेनिफिट, और अगर बुरे आपके ऊपर असरात होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कॉस्ट। ये पॉजिटिव मानों में आता है, कॉस्ट जो होती है वो नेगेटिव मानों में आती है। ठीक है जी। तो एक्सटर्नैलिटीज़ का क्या मतलब है, एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब है एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स, और इफ़ेक्ट्स कितने होते हैं, दो, या तो अच्छा असर होगा या बुरा असर होगा। तो एक्सटर्नल बेनिफिट होगा या एक्सटर्नल कॉस्ट होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको शोर सुनाई देता है, रक्शे का शोर आ रहा होता है, मोटरसाइकिल का शोर होता है, तो वो आपको बुरा लगता है, वो एक्सटर्नल कॉस्ट। धुआं आपके मुंह पर पड़ता है आके, वो एक्सटर्नल कॉस्ट है। समझ आ रही बात? ये क्लियर हुई बातें आपको, एक्सटर्नल कॉस्ट क्या क्या आपको बेयर करनी पड़ी। ठीक है ना। इसी तरीके से आपको कॉस्ट बेनिफिट मिलता है, मतलब आप क्या करते हैं, आपको एक खूबसूरत सा लॉन नज़र आता है तो आप कहते हैं दैट्स वेरी गुड। इसी तरीके से आपको एक खूबसूरत घर नज़र आता है बना हुआ तो आप कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये देख के। तो ये बेनिफिट भी हो सकता है। ये चीज़ ज़हन में रखें, एक्सटर्नैलिटीज़ के अंदर जितने भी दो चीज़ें आती हैं, बेनिफिट और कॉस्ट, इन दोनों की आपको इन दोनों का ताल्लुक मार्केट से नहीं है। मतलब ये कॉस्ट है तो इसकी आपको कॉस्ट को बेयर करने की आपको कोई प्राइस नहीं मिलेगी, और बेनिफिट मिलेगा तो उसके लिए भी आप प्राइस पे नहीं करेंगे। तो ये इसका ताल्लुक मार्केट से नहीं है। समझ गए बात? तो एक्सटर्नल बेनिफिट और एक्सटर्नल कॉस्ट जो है उनको एक्सटर्नैलिटीज़ कहा जाता है। ठीक हो गया। इसी तरीके से एक होता है एक्सटर्नैलिटीज़ और एक क्या होता है, इंटरनैलिटीज़। हाँ, तो इंटरनैलिटीज़ क्या होता है, उन्हें कहते हैं इंटरनल फैक्ट्स। उन्हें क्या कहेंगे, इंटरनल इफेक्ट्स। और इंटरनल इफेक्ट्स भी दो तरह के हो सकते हैं, एक इंटरनल बेनिफिट, इंटरनल बेनिफिट, और एक इंटरनल कॉस्ट। तो इंटरनल कॉस्ट को नेगेटिव कह लीजिए और इसको क्या कह लीजिए, पॉजिटिव कह लीजिए। तो इन इंटरनैलिटीज का ताल्लुक मार्केट से होता है, इज मार्केट के साथ, इसका मार्केट के साथ डज नॉट लिंक्ड विद मार्केट। इसका मार्केट के साथ लिंक नहीं होता, इट इज लिंक्ड विद मार्केट। ये मार्केट के साथ लिंक्ड होती है, मार्केट के साथ ये लिंक्ड नहीं होती एक्सटर्नैलिटीज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में जब आप जाते हैं तो वो मार्केट में जो प्रोसेस होता है ना वो टू वे होता है। मार्केट में जो प्रोसेस होता है ना वो टू वे होता है। कैसे कि आप गिव भी करते हैं, आप टेक भी करते हैं, गिव भी करते हैं, आप टेक भी करते हैं। तो मतलब कुछ देते हैं कुछ लेते हैं, कुछ लेते हैं कुछ देते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन जहाँ मार्केट नहीं, मार्केट का एक चीज़ भी ना हो, यानी गिव गिव हो, टेक ना हो, या टेक टेक हो गिव ना हो, तो वहाँ पर मार्केट क्या हो जाती है, वहाँ पर मार्केट फेलियर हो जाती है। जहाँ गिव और टेक दोनों हो तो मार्केट की क्या है, मार्केट फंक्शन कर रही होती है, मार्केट काम कर रही होती है। और जहाँ पर गिव हो और टेक ना हो, या या टेक हो गिव ना हो, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मार्केट क्या हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, मार्केट फेलियर कहते हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं, मार्केट फेलियर। यानी मार्केट की जो बेस है वो गिव एंड टेक दोनों की बुनियाद पर होती है। तो यहाँ पर अगर आप ज़रा नोटिस करें तो आपको धुआं पड़ रहा है, धुआं मिल रहा है, लेकिन उसकी आपको कोई कीमत नहीं मिल रही। एक चीज़ मिल रही है लेकिन उसकी कीमत आप पे नहीं कर रहा कोई। समझ रहे?
और यहाँ पर आप घर एक दे के खुश हो रहे हैं, लेकिन आप उसकी कीमत पे नहीं कर रहे हैं। आप बना बनाया घर आपको नज़र आ गया है, लेकिन आपने उसको देख के आपने एक बेनिफिट फील किया है, लेकिन आपने उसकी कीमत नहीं दी। तो ये चीज़ जो है वो आपको इसका ताल्लुक मार्केट से नहीं है। समझ आई बात? इसको मज़ीद भी समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये बात समझें कि एक्सटर्नल बेनिफिट, एक्सटर्नलिटीज़ और इंटरनलिटीज़ का क्या मतलब होता है। और इंटरनलिटीज़ का मतलब ये है कि ये मार्केट के साथ लिंक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इंटरनली मैं एक बर्गर खरीद लेता हूँ और बर्गर मैं खाता जा रहा हूँ, तो मुझे इंटरनल बेनिफिट ही हो रहा है ना, सिर्फ मुझे ही फ़ायदा हो रहा है, पूरी कौम को तो नहीं हो रहा कि आप भी बर्गर को देखें, तो आपको तो नहीं फ़ायदा होना उससे। तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए मैंने क्या किया था, उसके लिए मैंने मार्केट से वो चीज़ ली थी और कुछ कीमत भी दी थी। गिव एंड टेक दोनों हुए थे, है ना? बर्गर की एग्जांपल में गिव एंड टेक दोनों हुए हैं। मैंने पैसे दिए, उन्होंने बर्गर दिया, तो मार्केट के साथ लिंक हो गया ना। इसी तरीके से मैंने कार खरीदी, तो कार में मैंने कार की कीमत दी, उन्होंने मुझे कार दी, तो उसका बेनिफिट इंटरनल हुआ। समझ रहे हैं? इसी तरीके से इंटरनल कॉस्ट है। इंटरनल कॉस्ट मीन्स कि मैंने सिगरेट खरीदी तो मैंने पीनी शुरू कर दी, तो इसका क्या हुआ, प्राइस मैंने पे की और सिगरेट ली, लेकिन उसकी कॉस्ट भी तो मैं ही बेयर कर रहा हूँ। लेकिन उसको आप भी कर रहे हैं, ये बात भी ठीक है कि आप भी कर रहे हैं। जो धुआं में, वो एक्सटर्नल कॉस्ट हो जाएगी। जो धुआं में फेंकूंगा ना आपके ऊपर सिगरेट पी के, वो, इसका मतलब सिगरेट की इंटरनल कॉस्ट भी है और एक्सटर्नल कॉस्ट भी है। एक्सटर्नल कॉस्ट आप बियर करेंगे, लेकिन उसकी मैं कीमत नहीं दूंगा आपको। और इंटरनल कॉस्ट मैं बियर करूंगा, क्योंकि मैं खुद उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ सिगरेट को। समझ आई बात के नहीं? तो कुछ चीज़ों की कॉस्ट इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होती है, किस कुछ चीज़ों की बेनिफिट भी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होते हैं। मतलब घर मैंने बनाया है, तो मेरे घर का फ़ायदा मुझे भी है और आपको भी हो रहा है, देख के, सिर्फ देख के, बाकी फ़ायदा नहीं। एक लॉन मैंने बनाया अपने घर के बाहर, तो मैंने खुद भी फ़ायदा उठा रहा हूँ और आप भी देख के कह रहे हैं वाह जी वो बड़ा खूबसूरत लॉन है। तो इसका मतलब ये है कि उसका इंटरनल बेनिफिट भी हो रहा है, एक्सटर्नल भी हो रहा है। इंटरनल में पैसे तो मैंने लगाए हैं, लेकिन आपने तो नहीं लगाए हैं, तो आप वैसे ही देख के फ़ायदा उठा रहे हैं। तो एक्सटर्नल बेनिफिट में आपने पे नहीं किया, लेकिन बेनिफिट ले रहे हैं। एक्सटर्नल कॉस्ट में आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, लेकिन कोई आपको पे नहीं कर रहा, धुएं की शक्ल में, जैसे मैंने एग्जांपल दी। इंटरनल बेनिफिट में आप पे करते हैं और खुद बेनिफिट उठाते हैं। इंटरनल कॉस्ट में आप पे करते हैं और खुद कॉस्ट उठाते हैं। समझ गए? तो ये इंटरनलिटीज और एक्सटर्नलिटीज दोनों बातें समझ आई आपको या नहीं आई? आप ज़रा मज़ीद इसको समझिए कि अगर हमें एक और टर्म समझनी पड़े, और वो है सोशल सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट की इक्वेशन होती है प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। अच्छा ये देखें, ये जो इंटरनल कॉस्ट है ना, इसको इसको प्राइवेट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्राइवेट कॉस्ट। और इसको प्राइवेट बेनिफिट भी कहते हैं। प्राइवेट प्राइवेट बेनिफिट भी कहते हैं इसको। तो ये यू कैन यूज दीज टू वर्ड्स। समझ गए? अच्छा, तो ये जो क्लियर होगी बात आपको। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये सोशल कॉस्ट को, और मैंने अभी नाम बताया, इसको क्या कहते हैं? इंटरनल कॉस्ट। सॉरी, प्राइवेट कॉस्ट को और क्या कहते हैं? इंटरनल कॉस्ट। तो ये इंटरनल कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट दोनों मिलाएं तो आपकी क्या बनती है? सोशल कॉस्ट, या इसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। ये एक और तरीके से टोटल कॉस्ट डिफाइन किया हमने। सोशल कॉस्ट टोटल कॉस्ट के बराबर है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट। और इसी तरीके से अगर हम सोशल बेनिफिट की इक्वेशन लिखें, तो वो क्या होगा? प्राइवेट बेनिफिट, प्राइवेट बेनिफिट, या इसको क्या कहेंगे? इंटरनल बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। तो ये सोशल बेनिफिट की इक्वेशन आ जाएगी। और अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं
तो ये एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट, इन दोनों को क्या कहा जा सकता है? अभी समझाया है। एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट को क्या कहा जा सकता है? एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट, ये लिखा है मैंने, इन दोनों को एक्सटर्नैलिटीज़ कहा जाएगा। ये देखिए, ठीक है ना जी। एक्सटर्नल बेनिफिट और एक्सटर्नल कॉस्ट को क्या कहेंगे? एक्सटर्नैलिटीज़। तो ये आपके सामने, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नैलिटीज़। एक्सटर्नैलिटीज़, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल बेनिफिट इधर आ रहे। अगर आप इसको सोशल कॉस्ट की इक्वेशन को दोबारा से लिख लें, दोबारा से मैं लिख लूँ, तो सोशल कॉस्ट की इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है कि प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नैलिटी। कुछ किताबों में एक्सटर्नैलिटी जर्नल लिख दिया जाता है, तो असल में ये एक्सटर्नैलिटी का मतलब एक्सटर्नल कॉस्ट की इक्वेशन में एक्सटर्नैलिटी का मतलब एक्सटर्नल कॉस्ट होगा। और इसी तरीके से सोशल बेनिफिट की जो इक्वेशन आप लिखेंगे, तो उसका क्या फार्मूला होगा? प्राइवेट बेनिफिट है ना, प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट की जगह क्या लिख सकते हैं? एक्सटर्नैलिटीज़। तो प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नैलिटीज़। लेकिन बेनिफिट की इक्वेशन में एक्सटर्नैलिटी का मतलब एक्सटर्नल बेनिफिट है, ठीक है ना जी, वाजे तौर पर। तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कॉस्ट की इक्वेशन, और इस तरह बेनिफिट की ये दोनों इक्वेशन लिखी जा सकती हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को कि एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती हैं, और एक्सटर्नैलिटीज़ के अंदर चीज़ें जो हैं वो कैसे वर्क करती हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ से कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश की है। अगर आप यहाँ से मज़ीद थोड़ा सा वर्क कर लें, तो आप यहाँ से प्राइवेट कॉस्ट की इक्वेशन बना सकते हैं। ज़रा बनाएं, इसमें से बना लेते हैं, इसमें से बनाते हैं प्राइवेट कॉस्ट की इक्वेशन, इसको फाइंड करते हैं। तो क्या आएगा? प्राइवेट कॉस्ट इज इक्वल टू सोशल कॉस्ट, है ना, माइनस, यानी ये तो इस तरफ ही रहेगा, ये एक्सटर्नल कॉस्ट उधर जाके माइनस हो जाएगा, सोशल कॉस्ट माइनस एक्सटर्नल कॉस्ट। समझ आई बात? तो ये प्राइवेट कॉस्ट की इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ से अगर हम प्राइवेट बेनिफिट की इक्वेशन बनाना चाहें, तो प्राइवेट बेनिफिट की इक्वेशन ज़रा बनाए, क्या आएगी? प्राइवेट बेनिफिट इज इक्वल टू सोशल बेनिफिट माइनस एक्सटर्नल बेनिफिट। जी जनाब। तो ये हमें प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट की इक्वेशन भी नज़र आ गई, ठीक है। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट की इक्वेशन भी बन सकती है। बनाएं, पहले हम एक्सटर्नल कॉस्ट की इक्वेशन बनाते हैं इस इक्वेशन में से। जी बताइए, एक्सटर्नल कॉस्ट की इक्वेशन क्या बनेगी? तो एक्सटर्नल कॉस्ट इज इक्वल टू, जी, सोशल कॉस्ट माइनस प्राइवेट कॉस्ट माइनस प्राइवेट कॉस्ट। समझ आई बात? ये एक्सटर्नल कॉस्ट की इक्वेशन बनाई है, तो ये प्राइवेट कॉस्ट उधर जाके माइनस हो जाएगी। और अगर हम एक्सटर्नल बेनिफिट की इक्वेशन बनाएं, एक्सटर्नल बेनिफिट की इक्वेशन बनाएं, तो वो आएगी सोशल बेनिफिट माइनस प्राइवेट बेनिफिट। यानी ये प्राइवेट बेनिफिट की टर्म उस तरफ जाके माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से ये मैंने अब आपको प्राइवेट कॉस्ट का फार्मूला बता दिया, प्राइवेट बेनिफिट का, एक्सटर्नल कॉस्ट का, एक्सटर्नल बेनिफिट का, फिर सोशल कॉस्ट, सोशल बेनिफिट के, ये सारी मैंने आपको फार्मूलाज जो हैं वो बताए हैं, ताकि आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ आ जाएं। अब मज़ीद इसको हम एक्सप्लोर करते हैं और ये समझते हैं कि प्राइवेट कॉस्ट का मतलब क्या है। देखें,
एक एग्जांपल ले लें। एग्जांपल ये है, जैसे मैं आपको समझा दूं कि जो एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, यानी दोबारा से समझ लीजिए। एक्सटर्नैलिटी, एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब तो मैंने अभी आपको समझाया है। क्या भला, एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल इफेक्ट्स होते हैं, और वो इफेक्ट क्या होंगे, या तो बेनिफिट की सूरत में होंगे, या एक्सटर्नली आपको क्या होगा, कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो एक्सटर्नैलिटीज मींस एक्सटर्नल बेनिफिट या एक्सटर्नल कॉस्ट। लेकिन ये एक्सटर्नैलिटीज होती दो तरह से है। एक एक्सटर्नैलिटी होती है एक्सटर्नैलिटी इन एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन होती है, और एक्सटर्नैलिटी किस में होती है, एक्सटर्नैलिटी इन कंजम्पशन होती है। मैंने आपको बताया कि बेनिफिट को प्लस का साइन दे दें और कॉस्ट को माइनस का साइन दे दें। तो एक्सटर्नैलिटीज मींस एक्सटर्नल इफेक्ट्स, और एक्सटर्नल इफेक्ट्स मींस एक्सटर्नल, या तो इफेक्ट होगा, असर होगा तो क्या होगा, या अच्छा असर होगा या बुरा असर होगा। अच्छा होगा तो उसे एक्सटर्नल बेनिफिट कहेंगे, और अगर अच्छा नहीं होता है तो एक्सटर्नल कॉस्ट कहेंगे उसको, ठीक है। अब ये एक्सटर्नैलिटीज या तो प्रोडक्शन में होती हैं, या एक्सटर्नैलिटीज किधर होती हैं, कंजम्पशन में होती हैं। अब फिर वही बात है कि अगर प्रोडक्शन में होंगी तो फिर भी दो तरह की होंगी, एक प्लस में होंगी और एक माइनस में होंगी। इस तरह कंजम्पशन में होंगी तो वो भी दो तरह से होंगी, एक प्लस में होगी एक माइनस में होगी। प्लस का मतलब है बेनिफिट। प्लस का यहाँ इस सवाल में मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में प्लस का मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं है, का मतलब है पॉजिटिव का मतलब है बेनिफिट। एक्स का क्या मतलब है, सॉरी, प्लस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब है, ओए होए, प्लस मीन्स, प्लस मीन्स बेनिफिट, माइनस मीन्स कॉस्ट। तो यहाँ प्लस वर्ड का मतलब और माइनस वर्ड का मतलब बताया क्या है। तो प्रोडक्शन में भी बेनिफिट और कॉस्ट हो सकते हैं, और कंजम्पशन में भी बेनिफिट और कॉस्ट हो सकते हैं। ये बात समझते हैं। जैसे अब इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर ये कहें कि पहले अगर हम कर लें प्रोडक्शन में, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव, ये पहले प्रोडक्शन में कर रहे हैं तो पहला आएगा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन, ठीक है। फिर आएगा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन। ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, ये भी और ये भी। अब आ जाएं इसके ऊपर, तो ये क्या होगा, ये होगा नंबर 3, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन, इन किस में भला, इन कंजम्पशन, इन कंजम्पशन। और फिर आएगा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन कंजम्पशन। तो ये हैं जी चार इसकी फॉर्म्स, या चार इनकी शक्लें, फोर, फोर इसकी शक्लें हैं, फोर सॉर्ट्स ऑफ एक्सटर्नैलिटीज। अच्छा, अब इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखें, सबसे पहले है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन में। यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल आप ले लें
कि लोग जैसे किसान होते हैं वो क्रॉप्स उगाते हैं, तो आपने खेत देखा होगा, तो खेत में क्या है, ये खेत है और इसमें किसानों ने गंदम उगाई हुई है, गंदम उगी हुई है या चावल उगाए हुए हैं ये सारे। अब ये इसको देख के क्या आपको, वैसे सफ़र कर रहे हो आप मेन रोड पे, तो आप कितना खुश होते हैं देख के खेतों को। ये ये प्रोडक्शन वो कर रहा है, बंदा क्या कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स कर रहा है। तो उसमें आपको प्रोडक्शन समझ आ गया, एक तो गंदम पैदा हो रही और उसकी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है कि आप उसके बेनिफिट उठा रहे हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब बेनिफिट है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब कॉस्ट है। ये प्रोडक्शन में आपको पता चला कि फार्मर जो है वो खेत को देख के आप खुश होते हैं और फ़ायदा उठाते हैं, और उसकी कीमत आपने नहीं पे की, कीमत आपने पे नहीं की, किसान ने की हुई है। वो खुद बेचारा काम कर रहा है, उसकी गंदम उगाने की जितनी भी कॉस्ट है वो खुद पे कर रहा है। आप सिर्फ खेत देख के खुश हो रहे हैं, ये एक्सटर्नल बेनिफिट मिल रहा है आपको विदाउट पेइंग एनीथिंग। तो मार्केट यहाँ पे वर्क नहीं कर रही। ये पहली चीज़ क्लियर होगी आपको, इसकी एग्जांपल समझ आ गई। यानी ये फार्मर्स वर्किंग, ये जो फार्मर्स हैं वर्किंग इन दी इन फील्ड्स, खेतों में जो वो काम कर रहे हैं, ये एग्जांपल है इसकी। अच्छा, अब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की एग्जांपल प्रोडक्शन के अंदर देखें क्या है। तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की एग्जांपल जो है वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये फैक्ट्री है, अब ये फैक्ट्री है, ये क्या है, फैक्ट्री है, और इसमें कुछ चीज़ बन रही है, जैसे फॉर एग्जांपल खाद ही बन रही है। तो इसकी चिमनियों से ये जो धुआं बाहर जा रहा है, ये धुआं सारा, ये धुआं सारा, ये जो धुआं है, पोल्यूशन है सारी, ये इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है ना, प्रोडक्शन हो रही है, और उसकी नेगेटिव इफेक्ट ये है कि इसका जो धुआं है वो मेरे भी सांस में जा रहा है, आपके भी जा रहा है, और इसका जो केमिकल ज़्यादा पानी है वो ज़मीन में जा रहा है, उससे लोग बीमार हो रहे हैं, बीमारियां लग रही हैं। वो उसकी कॉस्ट ये फैक्ट्री बेयर नहीं कर रही, उसकी कॉस्ट ये फैक्ट्री बेयर, वो इसकी अपनी कॉस्ट तो वो कर रही है जो खाद को बनाने, ये फर्ज करें खाद बना रही है, तो इस खाद फर्टिलाइज़र बना रही है, ये क्या बना रही है, फर्टिलाइज़र बना रही है। तो फर्टिलाइज़र को बनाने की जो कॉस्ट आ रही है उसे इंटरनल कॉस्ट कहेंगे। लेकिन जो उसकी एक्सटर्नल कॉस्ट है, जो पोल्यूशन की सूरत में, बीमारियों की सूरत में हम लोग या उस फैक्ट्री के इर्द गिर्द इलाके के लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ रही है, वो ये फैक्ट्री पे नहीं कर रही है। तो वो इस प्रोडक्शन एक्टिविटी की वजह से जो एक्सटर्नल कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है धुएं की सूरत में या बीमारियों की सूरत में, उसे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कहेंगे। है दोनों प्रोडक्शन एक्टिविटीज, यहाँ पर वीट प्रोड्यूस हो रही है, गंदम, लेकिन उससे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी नहीं हो रही, इससे हो रही है। ये दोनों समझ आ गए, दोनों में प्रोडक्शन हुई है, यहाँ भी प्रोडक्शन हुई है, यहाँ भी प्रोडक्शन हुई है। इससे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी जनरेट हुई है और इससे नेगेटिव हुई है। अब आ जाए कंजम्पशन में कैसे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है और कंजम्पशन में ही कैसे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होती है, ये बात समझनी है। तो कंजम्पशन में पहले पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी समझें। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी कुछ देर पहले ही, ये होता था कि एक गाड़ी चलती थी और उसमें एक बंदा अखबार बेचने आता था, तो वो अखबार वो ख़रीद के बैठ के पढ़ता था। वो बस चल रही है, उसमें वो एक बंदा ने अखबार ख़रीदी और वो जो न्यूज़पेपर उसने ख़रीदी है, उसके बाद वो पूरी बस उस न्यूज़पेपर को पढ़ती थी, हालांकि कीमत उन्होंने पे नहीं की होती थी उसकी। तो उसकी पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुआ है, बेनिफिट क्या हुआ सबको, कि कंजम्पशन तो एक बंदे ने की है, यानी कंजम्पशन मीन्स खरीदा तो एक बंदे ने है, उसकी इंटरनल कॉस्ट तो आई है, इंटरनल कॉस्ट जो उसने पे किया है, लेकिन उसके बाद सब ने उससे फ्री लेके पड़ा है। तो वो पॉजिटिवली क्या हुआ है, एक्सटर्नल बेनिफिट हुआ है सबको, एक्सटर्नल बेनिफिट हुआ है, ये खर्चे, उसके खर्चे की वजह से सबने फायदा उठाया। समझ आई बात आपको, खरीदा उसने, फायदा सबने उठाया। इसी तरीके से अगर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन कंजम्पशन में आ जाइए, तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी मैंने आपको सिगरेट की एग्जांपल दी थी। तो सिगरेट खरीदा एक बंदे ने है, उसको तो शायद नुकसान हो या हो, उसके धुएं की वजह से मुझे भी नुकसान हो रहा है, वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, उसके धुएं का नुकसान मुझे भी हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी।
तो ये दोनों कंजम्पशन की एग्जांपल हैं। ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है और ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। न्यूज़पेपर की सूरत में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसी तरीके से प्रोडक्शन में ये एक्सटर्नल बेनिफिट है और ये जो पोल्यूशन है स्मोक है या आजकल स्मोक भी आती है, तो वो क्या है, वो कॉस्ट, ये नेगेटिव। समझ गए? प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में भी एक्सटर्नैलिटीज जनरेट होती हैं और कंजम्पशन एक्टिविटीज़ में भी एक्सटर्नैलिटीज जनरेट होती हैं, कंजम्पशन में भी और प्रोडक्शन में भी। एक्सटर्नैलिटीज मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। ये समझ आ रही बातें आपको कि नहीं आ रही? अच्छा जी, तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश किया है। अब आप लोगों ने इसको किताब से भी देखना है और इसको समझना है। मैं कल मज़ीद इसको डायग्राम से भी आपको इसी टॉपिक को मज़ीद समझाने की कोशिश भी करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसको कल डायग्राम से भी समझेंगे। तो यहाँ तक ही करते हैं, कल बात करेंगे मज़ीद इसके ऊपर के एक्सटर्नैलिटीज़ को ग्राफ के ज़रिए कैसे समझा जाता है। लेकिन पहले इसको अब्जॉर्व करें जो आज मैंने चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। ठीक हो गया जी? अब कोई क्वेश्चंस देख लेते हैं अगर आपके हैं तो। क्वेश्चंस आंसर सेशन में देखते हैं कि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो उसको देखते हैं। ठीक है ना जी? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चंस कोई हैं? माशाल्लाह 6 पार्टिसिपेंट्स हैं और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना जी? वेरी गुड। तो कोई क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज फिर इसको हम वाइंड अप करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको किताब से ही भी ये चीज़ ज़रा शेयर कर दूं। किताब से भी इट्स नॉट वर्किंग। मेरे ख्याल है ये थोड़ा सा इशू कर रहा है। हाँ जी, अब ये बुक पे देखिए। तो ये मैंने आप लोगों को सोशल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट समझा दिया, बल्कि इसको बड़ा डिटेल से समझा दिया आप लोगों को। ये थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है कि बस वाइंड अप करते हैं। ये एक सेकंड की किताब अगर ये शेयर कर दे तो आपको सिर्फ दिखा दूँ। जी मेरे ख्याल ये शेयर हो रही होगी अब आपको। यहाँ पे देखिए, तो ये मैंने सोशल एंड प्राइवेट कॉस्ट ये नहीं शेयर कर रहा। चलें कल पढ़ेंगे जी, कल इससे आगे पढ़ेंगे। बहरहाल आप 5.1 5.2 सेक्शन पढ़ लीजिएगा। ये मैंने 5.1 और 5.2 पढ़ा दिया है। इसमें से मज़ीद जो है वो 5.3 से कल इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे हम इसको दोबारा से। ठीक है जी? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।